कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबके डिप्रेशन है ही। तो मुझे ये आपसे जानना था कि डिप्रेशन मैम एग्जैक्टली चीज़ क्या है? आज हर आदमी डिप्रेस्ड है, तो वास्तव में एक जनरलाइज टर्म की तरह हम डिप्रेशन को यूज़ करने लगे हैं। डिप्रेशन एक्चुअली एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान लो फील करता है और वो लगातार ही उस लो स्टेट में बना रहता है। तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पर भी, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, उसके बिहेवियरल लेवल पर भी चेंजेस आते हैं। या तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है या उसको बहुत कम नींद आती है, वो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, ठीक। उसका वज़न या तो घटता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है। जैसे एक बार एक लड़का मेनिया में था, तो वो मेरे पास आया और वो बोलने लगा, आपको पता है मैं नेपाल का राजा हूँ। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें ना सपोर्ट के नाम पर यही है कि सुन लिया, अच्छा चल अब उठ, जा दौड़ लगा, एक्सरसाइज कर और पॉजिटिव सोच। मैम वही कहते हैं ना कि हंसते हुए चेहरों के पीछे अक्सर डिप्रेशन या दुख ही देखा जाता है। रोना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल बॉयज़ का भी, बट जितना वो रो रहा था उस हिसाब से सरप्राइजिंग लग रहा था। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो हम लोगों ने पॉडकास्ट करा था, आपको पता है, वो हम लोगों ने ओसीडी के ऊपर करा और आप बिलीव करोगे मैम वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया हमारे व्यूअर्स के थ्रू। तो आज ना आपके साथ बैठने का और बात करने का मेरा मोटिव ये था कि हम लोग ना डिप्रेशन के ऊपर भी कुछ बात कर पाए, क्योंकि काफ़ी लोग मैम ऐसे हैं कि हर बंदा ही आज की डेट के अंदर आपको डिप्रेस दिखता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबके डिप्रेशन है ही। तो मुझे ये आपसे जानना था कि डिप्रेशन मैम एग्जैक्टली चीज़ क्या है? थैंक यू सो मच दिव्यन कि हम लोग ये दूसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं। हाँ जी मैम। और जितना ओसीडी टॉपिक मेरे दिल के करीब है उतना ही डिप्रेशन पे तो मैंने बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स वेक अप। ठीक है। और आपने बोला कि आज हर आदमी डिप्रेस्ड है, तो वास्तव में एक जनरलाइज टर्म की तरह हम डिप्रेशन को यूज़ करने लगे हैं। ओके। ऐसा तो नहीं है कि हर ही इंसान डिप्रेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सैड होते हैं। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन वर्ड आप कुछ समय से बहुत पॉपुलर सा हो गया, हाँ जी। तो अगर कोई नॉर्मल सेट भी है तो बोलते हैं मेरे को ना बहुत डिप्रेशन हो, मैं ना बहुत डिप्रेशन में। इवन छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स एकदम से सैडनेस को वो डिप्रेशन का नाम देने लगे हैं और अननेसेसरी अपने आप को लोग लेबल करने लगे। हाँ जी। डिप्रेशन एक्चुअली एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान लो फील करता है और वो लगातार ही उस लो स्टेट पे बना रहता है। ओके। डिप्रेशन में जब कोई पर्सन होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पर भी, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, उसके बिहेवियरल लेवल पर भी चेंजेस आते हैं। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में है तो लगातार उसका मूड लो रहता है, वो इंसान एक्सटर्नल उसकी ज़िंदगी में कुछ आप चेंज भी करते हैं, कोई भी चीज़ उस पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालती कि उसके मूड को एकदम से बूस्ट कर दे और वो एकदम नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए। ठीक है। वो जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट लेता था उन चीज़ों में अब वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, चाहे वो उसका टीवी देखना हो, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना हो या कोई और हॉबी इंजॉय करना हो, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। या तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है या उसको बहुत कम नींद आती है, वो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, ठीक। उसका वज़न या तो घटता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है, और उसको जो भी काम उसका होता है उसमें भी ना उसकी परफॉर्मेंस घट जाती है, कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर लगातार रिपीटेडली कुछ इस तरीके की स्टोरी चलती है कि अब कुछ नहीं बचा, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, इस तरीके की इमोशंस बहुत ही डोमिनेंट उनके अंदर देखे गए हैं। ओके। और सिर्फ कोई मतलब उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करे, मोटिवेट करने की कोशिश करे, तो उससे उनका काम नहीं चलता। ठीक है। कि जैसे घर वाले नॉर्मली बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, या इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, मुंह लटकाने की क्या बात है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, इस तरीके की बातें ऐसे पर्सन पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालती है। ठीक है। क्योंकि पता है इस इंसान को भी होता है कि पॉजिटिव सोचना है या कुछ करना है, लेकिन इसके अंदर की एनर्जीज को सपोर्ट नहीं कर रही होती है कि ये छोटे से भी स्टेप ले। मतलब डिप्रेशन में अगर कोई पर्सन होता है तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स भी स्ट्रगल होती है। जैसे उठकर अगर उसको बोले कि सुबह जाओ और 15 मिनट वॉक पर पे जाओ, तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, टास्क हो जाएगा कि आओ आप फैमिली के साथ बैठो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका भी उसका मन नहीं करता है कि मैं जाऊं और फैमिली के साथ बैठूं, थोड़ा आइसोलेटेड रहना। कुछ लोग ऐसे देखा गया है कि वो थोड़ा सा डार्क रूम में रहना पसंद करते हैं। तो जब डिप्रेशन सच में किसी पर हावी होता है तो उसके अंदर इस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो टोटली डिसफंक्शनल हो जाता है, उसकी थिंकिंग भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी कि वो
सही तरीके से रियलिस्टिक वे में नहीं सोच पा रहा होता है, उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोना, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि शायद अब चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। जो रियल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ठीक है। डिप्रेशन भी बहुत सारी तरीके का होता है, तो हर तरीके के डिप्रेशन में कुछ कुछ सिम्टम्स तो सेम ही रहते हैं और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, हाँ जी भाई। तो उसमें एक इंसान दो एक्सट्रीम में जाता है, या तो वो मेनिया में हाई में चला जाता है या फिर वो बिल्कुल एकदम डिप्रेसिव स्टेट में आ जाता है, मतलब एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं उसके। हाई में चला जाता हाई मतलब जब वो मेनिया में जाता है तो कम सोएगा लेकिन ज़्यादा एक्टिव फील करेगा, बड़ी बड़ी सी बातें करेगा, उसके अंदर एक बहुत ही मोटिवेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कितना डिसिप्लिन पर्सन है। और कई बार ना बहुत हाइपर भी हो जाता है वो, तो छोड़ तक भी लोग कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनके घर वाले ही उनके दुश्मन है, उन पर एकदम से एग्रेशन जाहिर करना। क्या, जैसे मैं एक लड़की का केस देख रही थी, तो वो जब मेनिया में गई तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया और उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही कंप्लेंट करी कि मेरे पेरेंट्स ना मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, और उससे सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया कि मेरे को ना अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा और खतरा है, और एकदम से वॉयलेंट हो जाना इस तरीके से। तो ऐसे भी देखे गए हैं। एक और मेरे क्लाइंट थे, तो उनको भी जब मेनिया का एपिसोड आता था तो वाइफ से जरा सी भी कोई छोटी सी बात हो जाती तो बहुत ज़्यादा हाइपर होकर उन्होंने एक बार पूरा, उनके घर में 1.5 लाख का टीवी था, उठाया और तोड़ दिया टीवी। अच्छा। इस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा ऐसे लॉस भी कर देते हैं उस वक्त, मतलब आउट ऑफ सेंसेस हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है जब मेनिया वाले एपिसोड आते हैं। ठीक। कई बार इंसान बहुत हाई ऐसे जोन में चला जाता है कि वो एकदम से हाई फंक्शनिंग अपने आप को दिखाता है कि जैसे उस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं है, हाई मोटिवेटेड है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है और उसको कम एनर्जी की जरूरत है, कम फूड में कम सोकर भी उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक। और कई बार इतना वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर भी आता है। तो ये मेनिया के कुछ इस तरीके के एपिसोड होते हैं। कुछ लोग और भी ज़्यादा बहकी बहकी बात करने लगते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं किसी और फिगर से। जैसे एक बार एक लड़का मेनिया में था, तो वो मेरे पास आया और वो बोलने लगा, आपको पता है मैं नेपाल का राजा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके का भी मतलब ऐसा होता है कि उनकी बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड थिंकिंग और आइडेंटिटी हो जाती है। तो इस तरीके का भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस चीज़ से जो वो होते नहीं। तो मैम ये मेंटल इलनेस इसे कह सकते हैं या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सारा ये? मतलब हम लोग किसी चीज़ को अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हैं या वो ऑटोमेटिकली ही बंदा ऐसी सिचुएशन में जाता जाता है? देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस इंसान के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उसके लाइफ में रिपीटेटिव किस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, उसके पास जो है सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो खुद अपने आप को कितना सपोर्ट कर रहा है, पहले से उसके अंदर कोई ट्रॉमा, फियर्स, उसके अंदर किस तरीके की जो कंडीशनिंग थी वो क्या था, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डाइट, वो कैसा रूटीन फॉलो करता है, किस तरीके की कंपनी में वो रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी पर्सन को ऐसी स्टेट मेंटेन हो जाती है। मतलब वो स्टेट है कि चेंज ही नहीं हो रही है। अब ये सारी मेंटल इलनेस तो है ही, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं, उसमें मल्टी फैक्टर्स जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे अगर अंदर आपके शरीर की सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाएंगे, जो 4 मेजर हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, इनके लेवल्स अगर गड़बड़ा जाते हैं तो पर्सन बहुत ज़्यादा लो स्टेट में भी रहता है, उसका किसी काम को करने का मन नहीं करता, वो लोगों के प्रति एम्पैथेटिक भी नहीं रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर रोल प्ले करती हैं। जब तक किसी पर्सन से इन डेप्थ बात नहीं की जाए, उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं तलाशी जाए, उसको पूरा अच्छी तरीके से हम Q&A के थ्रू जो है ना उससे बातचीत करते हैं और उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो उस सब से हम पूरा कंप्लीटली उसको एक्सप्लोर करके इन डेप्थ तब जाकर कुछ कंक्लूजन ऐसा बना पाते हैं कि अच्छा, इन चीज़ों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस पर्सन की आज हालत ऐसी हो गई है। तो ये सारी मेंटल इलनेसेस ही हैं और इनमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेनली इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आपकी साइकी काम कर रही है। Exactly. अगर आप रात को टाइम पे नहीं सो रहे हो तब भी आपकी साइकी में कुछ ऐसा है ना कि रात को लेट सोना कूल है। हाँ, आजकल जल्दी कौन सोता है? बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो या आप स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, उसके पीछे भी आपकी साइकी ही रोल प्ले कर रही है। ठीक है। अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो तो इसमें भी आपकी साइकी ही रोल प्ले कर रही है कि आपने कुछ ऐसे बिलीफ बना लिया उस पर्सन के लिए जिससे कि आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। तो हर चीज़ में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो होते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंटली रोल प्ले करती हैं और धीरे धीरे एक पर्सन इस स्टेट में एंटर करता है और कैसे उसको अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना इनिशियली लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं होता ऐसे करके। जब वो उसमें फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तब जाकर पता चलता है। और एक बार स्टक होने के बाद वापस निकलने के लिए मोस्टली लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लें या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, लेकिन उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से डिप्रेशन में, पूरा फुल ब्लोन जो एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। उसमें जाने के बाद सेल्फ हेल्प से बाहर आ पाए, ऐसे परसेंटेज कम होती है। ओके मैम, इसके अंदर योगा कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है? मतलब ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट तो होता है जो हमारा माइंड रीड कर सकता है अगर हम उसके पास जाते हैं, बट कहते हैं कि योगा जितना आप करो, अर्ली मॉर्निंग उठ के अनुलोम विलोम करो, या कहते हैं ना कि लंबा ओम बोलो, आप जितना लंबा बोल सकते हो उतना ही आप कंसंट्रेट कर सकते हो किसी चीज़ के ऊपर। तो योगा कितना बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट? देखिए, योगा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और योगा सिर्फ डिप्रेसिव पर्सन के लिए नहीं, योगा हम सब के लिए है। ठीक है। और जब भी हम योगा पोजेस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं या फिर उसके बाद प्राणायाम करते हैं, जैसे आपने बोला कि ओम चैंटिंग करो, जितना लंबा आप उसको उच्चारण करोगे, चैंट करोगे, तो ये सारे ना बहुत ही सपोर्टिव है डिप्रेशन वाली स्टेट से बाहर आने। ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे योगा पोजेस हैं जो कि हमें रियली में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे चक्रास को अलाइन करते हैं। ठीक है। इसीलिए मेरी ऐप जो है डॉक्टर कृषिका जैन ऐप फ्री है, iOS में भी एंड्रॉयड में भी है, सबके लिए। उसमें फ्री एक्सरसाइजेस हैं, उसमें योगा पोजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सब है। और हम अपने हर क्लाइंट हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको योगा करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करने हैं, प्राणायाम करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके। क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि ये एक तो आपके चक्रास को अलाइन करते हैं। ठीक है। आपके चक्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितना आपकी फिजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है, जितना आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपकी एनर्जी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो उस एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करना, क्लेंस करना और 7 चक्रास को प्रॉपर बैलेंस करना, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब काम किया जाता है, जहाँ पर फिजिकल, मेंटल और आपकी एनर्जी बॉडी पर भी काम किया जा रहा है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ओके। तो योगा पोस्चर्स आपके चक्रास को अलाइन करते हैं। आप जो प्राणायाम करते हैं उससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। स्पेशली हमिंग आप किसी चीज़ की करते हैं, जैसे प्राणायाम, हाँ जी, हाँ जी। या उनका आपने ऊंचा उच्चारण करा, तो ये सब क्या है, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करते हैं। तो उससे आपका मन बहुत शांत होता है। बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बॉडी में उस रिलैक्सेशन को आप फील करते हैं। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए आपका माइंड सेट है कि मुझे करना है, बॉडी के सपोर्ट से आप करते हैं, तो बेनिफिट दोनों को ही मिलता है, बॉडी को भी मिलता है और माइंड को भी मिलता है। ओके। हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ माइंड को इफेक्ट आएगा, बॉडी को नहीं आएगा। तो वो मतलब हम ना साइकोसोमेटिक है ना, बॉडी एंड माइंड इतना क्लोजली लिंक्ड है कि दोनों को ही उसका फायदा मिलता है। तो योगा सबको करना चाहिए। योगा के साथ आप प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन भी, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, कोई भी फॉर्म, साइलेंस मेडिटेशन करते हैं, ये सब बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, कोई भी थेरेपीज ले रहे हैं आप, चाहे वो हिप्नोथेरेपी ले, CBT ले, किसी भी फॉर्म की साइकोथेरेपी ले रहे हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब भी आपको कॉग्निटिवली चेंज करेगा अपनी थेरेपीज के ज़रिए, आपको कुछ टेक्निक स्किल्स सिखाएगा, वो हमेशा आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपनी डाइट को भी चेंज कीजिए, आप योगा भी कीजिए, आप मेडिटेशन भी कीजिए। इससे आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। ओके। हीलिंग को फास्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जब आप ठीक हो जाए तब भी इसको करते रहें, ओके। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा टूल नहीं है कि आपको डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकालेगा। ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग इंश्योर करेगा कि आप कभी उस स्टेट में वापस ना जाए। ओके। ठीक है मैम, जैसे आपने योगा की बात करी, हम लोग कहते हैं ना कि मी टाइम बहुत ज़रूरी है, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, कि आजकल इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है सबका। सुबह उठते ही हर बंदा निकल जाता है, अपने काम पे निकल जाता है, या किसी किसी घर का एनवायरनमेंट जिनके घर का अच्छा नहीं होता, तो सुबह सुबह उठते ही कभी कहीं से चीखों की आवाज़ आ रही है, कभी कोई तेज़ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो क्या होता है कि एक मी टाइम, मेरे हिसाब से जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो किस हद तक ज़रूरी है कि बंदा थोड़ा आइसोलेशन के अंदर जाए, खुद से बात करे और अपने आप को थोड़ा स्केड्यूली तरीके से लेकर आगे जा पाए?
मी टाइम हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मी टाइम मतलब उस समय में हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे मन को शांत करे, हमारी बॉडी को एनर्जी से भर दे। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के घर में सुबह उठते ही चिल्लम चिल्ली हो रही, जो कि अक्सर घरों में होती है, हाँ जी। ठीक है, तो आप या तो आराम से बैठकर घर वालों से बात की जाए कि भाई मॉर्निंग का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर आपके घर में रहता है, वो आपके पूरे डे की एनर्जी को डिसाइड करता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सबके बेनिफिट के लिए है, केवल आपके अकेले बेनिफिट के लिए नहीं। तो बहुत प्यार से जब घर वालों से बात की जाए कि मॉर्निंग की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, अगर घर में आप कोई मंत्रा चैंटिंग से हो रही है, आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आपने कोई मंत्र लगा ही दिया है, कोई आरती लगाती है इस तरीके से, जिससे कि घर की सारी एनर्जी प्योर हो जाए, ठीक है। और किसी की भी आंखें खुले तो उसको कुछ अच्छा सुनने को मिले और कुछ अच्छी हाई एनर्जी में उसकी आंखें खुले, मतलब उसका वेलकम दोबारा से। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि हम हर रोज सुबह उठ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सही बात है, उठ भी नहीं पाते। बिल्कुल। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी आंखें खुली और वापस इतनी खूबसूरत दुनिया में हम एक और दिन अच्छे से देख पा रहे हैं, जी पाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में उठने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि आप कुछ भी सुबह उठते, जो भी घर में पहला इंसान उठे, वो थोड़ा मीडियम वॉल्यूम पे कोई मंत्र चला दे, कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग वो चला दें। तो उससे घर में ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है। जो लोग भी उठेंगे, क्योंकि सबकी सहमति है, सभी को पॉजिटिविटी चाहिए, सभी को वो हीलिंग चाहिए, बिल्कुल। तो सभी लोग एक अच्छे मूड से उठेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से उठेंगे। फिर सुबह का टाइम मी टाइम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सुबह उठकर आपको जो फास्ट पेस लाइफ है उससे डिस्कनेक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे आप फ्रेश होने के बाद योगा करें, साइलेंस में बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, आप घास पर नंगे पैर चलें, या कोई अच्छा सूदिंग म्यूज़िक चलाकर हल्के हल्के झूमते रहें आप, या आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए बस साइलेंस में बैठे हैं और ऑब्जर्व करें कि क्या थॉट चल रही है, क्या इमोशंस में इस वक्त आ रहे हैं मेरे नेचुरली, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड से क्या गाइडेंस आ रही है, या मैनिफेस्टेशन जैसे कहते हैं वो भी। मैनिफेस्टेशन के लिए आप एक्चुअल में कुछ स्पेसिफिक सोच रहे हैं जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी वो बहुत अच्छा टाइम है, और अपने अंदर की एनर्जी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनने का भी बहुत अच्छा टाइम है। ओके। एक तो ये हो गया कि हम बता रहे हैं, एक ये है कि हम अंदर से क्या आवाज आ रही है उसे सुने भी तो सही। एग्जैक्टली। तो वो भरने के लिए भी अच्छा टाइम है, और अंदर की आवाज को सुनने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, रिफ्लेक्ट करने के लिए। और जब आप 5 मिनट 10 मिनट उस स्टेट में बैठे, जो भी रिफ्लेक्शन आए, फिर उस एक्सपीरियंस को लिखें और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है किसी वजह से कि पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ गलत भरा हुआ है, तो फिर उसकी रीफ्रेमिंग करें कि आप जो चाहते हैं उसका एक स्केच बनाएं, और स्केच को बनाने के बाद सुबह एक मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट करें, आराम से साइलेंस में बैठें, किसी मंत्रा से या ब्रीदिंग पर फोकस करके एक स्टेट, अल्फा स्टेट बनाएं, और फिर जो आप चाहते हैं रिप्लेस करना, उसको फीड करना स्टार्ट करें। पुराने से फाइट ना करें, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं, उससे फाइट नहीं करनी है। जो आप चाहते हैं उसको अपने अंदर क्रिएट करें। क्रिएट करना बहुत आसान है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए होते हैं विजुअल्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए होती है आपकी ऑडियो और एक फीलिंग। सो वी है कि हम इसको कहते हैं विजुअल्स, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। सो इन तीनों का, यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, क्या आप सुन पा रहे हो, और क्या फील कर पा रहे हो। और आपको उस स्टेट पे वो देखना है जो आप देखना चाहते हो, वो सुनना है जो आप सुनना चाहते हो, और वो फील करना है जो आप फील करना चाहते हो। ठीक है। तो आप ही का एक हिस्सा वो फील कर रहा है, और आप ही का हिस्सा उसे महसूस कर रहा है, उसे सुन रहा है। ठीक है। इन ए वे आप ही अपने आप को प्रोग्राम करने वाले हो, आप ही क्रिएटर। इसीलिए कहते हैं कि हम ही सब अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं। तो जो हम चाहते हैं नेचुरल हो, ऑटोमेटिक हो, उसको सबसे पहले हमें फीड करना होता है। जब हम छोटे होते हैं तो ये कोई और फीड करता है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे टीचर्स। बट दुर्भाग्य ऐसा है कि वो सारे लोग हमारे अंदर सारी फीडिंग सही नहीं करते हैं। बहुत सारी फीडिंग बहुत रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटो सजेशन गलत आते हैं। ओके। तो अब हम बड़े हो गए, हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों को ब्लेम शेम करने से कोई फायदा नहीं कि आपने ऐसे नहीं किया, दूसरे के पेरेंट्स ने तो ऐसे किया, आपको इतनी भी सेंस नहीं दिया, आपने मुझे उस टाइम पर ये क्यों बोला, तुम्हारे बस की नहीं है, आपने मुझे ये क्यों बताया कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। उन्हें ब्लेम शेम करने से कुछ नहीं होने। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो
कि मेरे अंदर ये गलत प्रोग्रामिंग है और मुझे नई प्रोग्रामिंग करनी है, और पिछली प्रोग्रामिंग अपने आप ही यूजलेस होती चली जाएगी, इनसिग्निफिकेंट होती चली जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम शेम में क्या रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो भरना शुरू करो। तो ये जो मी टाइम को एंजॉय करने का वो है, ये आइडिया सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग क्या होता है, मी टाइम को दोपहर में भी एंजॉय कर सकते हैं, सबका अपना वर्क शेड्यूल होता है, या रात को भी कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करके मी टाइम नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, ठीक। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका मी टाइम, तो बोलते हैं मैम हमारा मी टाइम तो रात को 10 बजे शुरू होता है और मेरा तो 1 बजे तक चलता है मी टाइम। इस तरीके से बता रहे, अब 10 से 1 बजे तक मी टाइम आपको एंजॉय करना है, बट नेचर के अगेंस्ट जाकर 10 बजे आपका सोने का टाइम है और आप रात को 10 बजे मी टाइम शुरू कर रहे हो, जिसमें आप क्या देख रहे हो, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, ये मेरा मी टाइम है, ये मेरे मी टाइम को एंजॉय करने का तरीका है। ये बहुत ही गलत तरीका है। रात को 10 बजे जब आपको नेचुरली एक स्लीप स्टेट में जाना है, अपने सिस्टम को सपोर्ट करना है कि मेलाटोनिन का सिक्रीशन हो, हाँ जी अब उस टाइम पर इतनी ब्राइट लाइट जलाकर, इतना हाई ऑडियो लगाकर आप बैठ गए हैं, आप अपने अंदर की बॉडी की इंटेलिजेंस को मिसगाइड कर रहे हैं, उसको फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सताए जाएंगे भाई। और इसीलिए आप मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि पहले आपने अपने अंदर के सिस्टम को सताया, अब वो आपको सता रहा है, बिल्कुल। आपको डिस्फंक्शनल थॉट्स आ रही हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपका मूड लो रहता है, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपको प्रोग्राम जबरदस्त काम करके आ गए, इमोशनलेस। रोबोट कैसा होता है, बिल्कुल तो सब करता है, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर इमोशन नहीं होते। तो आपने पहले अपने साथ खिलवाड़ किया, अब भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगत रहे हैं। तो मी टाइम को भी सही तरीके से, सही टाइम, मी टाइम के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा आपके क्लिनिक में जब डिप्रेशन के रिलेटेड जब क्लाइंट का पेशेंट्स आते हैं, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब आप किसी डिप्रेस बंदे को देखते हो, या चाहे वो मेन है चाहे वेमेन है, तो आप उसको सही करने का क्या तरीका ढूंढते हो? मतलब आपके हिसाब से एज ए साइकोलॉजिस्ट आप उस बंदे को कैसे हील अप करते हो? आपका क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है? देखिए, जब भी कोई मेरे पास आता है तो हम ना एक क्लिनिकल इंटरव्यू उनका लेते हैं, जिसमें हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जानने के लिए कि उनको जो डिप्रेसिव स्टेट है वो कब से बननी शुरू हुई, कितना टाइम हो गया स्टेट में, उनको क्या क्या मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं, और कैसे उनकी लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है, किस किस एरिया में मेजर इम्पैक्ट आ रहा है उनका, और उनकी जेनेटिक हिस्ट्री को भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका फ्रेंड सर्कल, फैमिली, सब चीज़ें उनको पूरा अच्छे से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उस पर्सन के अंदर कितनी होप है, वो अपने आप को कितना सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसकी फैमिली कितना सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम पहले उससे बातचीत करने के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम प्रॉपर एक डायग्नोसिस बना पाए कि इसको डिप्रेशन भी है तो किस तरीके का डिप्रेशन है। बहुत सारे लोग आते हैं डिप्रेशन के साथ, बहुत हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में होते हैं, वो एक टर्म होती है उस पर, जिसमें कि एक इंसान ना बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है, लेकिन वो अंदर अंदर से खाली हो चुका होता है। बिल्कुल। उसके अंदर ना, मतलब अभी आपके सामने बैठा है, आराम से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपको जरा भी रत्ती भर भी खबर नहीं होगी कि ये पर्सन डिप्रेशन, लेकिन वो अपने अंदर बहुत अकेला है, वो ओवरवेल्म फील कर रहा है, अकेले में रोता भी है, अकेले में उसको खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ही अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, अल्कोहल का सहारा ले रहा है, स्मोक कर रहा है, या किसी और तरीके के एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन वो बाहर वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो सबका डिप्रेशन अलग अलग है, किसी को बाइपोलर है ना, किसी को किसी तरीके का। तो हम पूरा प्रॉपर एक डायग्नोसिस बन पाए, तो उसके लिए बहुत सारे हमको टेस्ट से लेकर और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बातचीत के जरिए हम पता लगाते हैं। ओके। फिर पता लगाने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी डिप्रेशन की फॉर्म हो, ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम से ही होते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा अंदर होता है, तो पता लगाने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं उसकी विलिंगनेस, क्योंकि अगर वो नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए आया है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट है कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी। ठीक है। क्योंकि आज की तारीख में लोग थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बिल्कुल। उनको पता है कि मेडिसिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेल्प नहीं करती, लेकिन मेडिसिन में भी सिम्टम्स पर काम करती हैं। ओके। और जितनी भी SSRIs वगैरह दी जाती हैं, तो वो डेफिनेटली अगर एक पर्सन सुसाइडल है तो उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है ही। बिल्कुल। एक पर्सन है जो अपनी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मतलब उसके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत इनिशियली हो सकती है। उसके साथ साथ काउंसलिंग थेरेपी से जब वो इम्प्रूव होता चला जाता है तो उसकी मेडिसिन धीरे धीरे छूटती चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस स्टेट में होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर, जहाँ पर वो मेडिसिन की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं।
अच्छा, मतलब नेचुरली अगर ठीक हो जाए। हील होने के लिए ठीक। तैयार रहते हैं, वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को टैकल करना बहुत आसान होता है, मतलब फर्स्ट सेशन से ही, तो क्योंकि वो पहले ही रेडी होकर आए हैं कि इनकी बात हमें सुननी है, फॉलो करनी है, ओके। और हमारे एफर्ट्स डालने से हम स्टेट से बाहर आए। ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के लोगों के साथ काम करना बहुत कंपैरेटिवली आसान होता है। उसमें हम उनको एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, मेडिटेशन, पूरा एक शेड्यूल बना कर देते हैं उनको, और उनको एक अलग से पर्सनल असिस्टेंट मिलता है जो उनसे फॉलोअप लेता रहता है डेली बेसिस। अच्छा। वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो उनको होमवर्क भी सबमिट करना होता है, जो होमवर्क उनको दिया जाता है। ओके। उनको स्पेशल एडवांस एक्सरसाइज के लिंक भी दिए जाते हैं। उसका भी हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब लॉग इन करोगे तो उसकी भी डिटेल हमारे पास आती है। पूरा हमारा सॉफ्टवेयर उसको रजिस्टर करता है ताकि कोई भी क्लाइंट ये ना कह सके कि मैं कर रहा हूँ और वो एक्चुअल में नहीं कर रहा। ओके। तो वो पूरा मतलब एक हाई टेक सिस्टम हमने बना रखा है। ठीक है। और फिर जो उनको एक मतलब पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, तो उससे भी वो बातचीत करते रहते हैं अपने जो भी, हमें पूरा ना उसका एक पूरा रिपोर्ट बनानी होती है, Okay. करते हैं हम। ठीक है, मतलब डे 1 से लेके जब तक वो हील अप नहीं यस यस, बिल्कुल इस Okay. तरीके से। तो वो सारी चीज़ें ना हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं कि अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं तो सेशन नोट्स भी देते हैं, पूरा शीट्स भी इशूज़ करते हैं उनको प्रॉपर, ठीक है। ताकि रेफरेंस भी रहे उनके पास। ये ना हो कि आपने जो समझाया था वो मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो गया और अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। पता हम एक मौका ही नहीं छोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल। कोई भी एक्सक्यूज हो सके कि मैंने इसलिए नहीं किया। ठीक है। तो ठीक। वो सब चीज़ें हम बहुत सिस्टमैटिक वे में लेकर जाते हैं। ठीक है। तो किस पर्सन को CBT, किसी पर्सन को ACT एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी लगी थी, या फिर किसी पर्सन को हिप्नोथेरेपी, NLP, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इस तरीके की बहुत सारी साइकोथेरेपीज हैं जो हम मिक्स जो है ना यूज़ करते हैं। अच्छा। तो उसमें जो भी पर्सन की जैसे भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे अगर किसी का ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, जैसे मैं एक बात आती, एक लड़की तो उसकी मदर की एक्सपायर हो गई, मतलब उसकी मदर कैंसर हो गया। तो अब कैंसर से उसकी मदर एक्सपायर हुई है। वो बच्ची 13 साल की थी और इकलौती बच्ची थी, ओके। और डिपेंडेंट थी अपनी मदर पर ही ज़्यादा, क्योंकि उसके फादर थोड़ा उनका ऐसा काम था कि आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा रहते थे। अच्छा। तो उसकी दुनिया उसकी मदर तक ही लिमिटेड। ठीक है। तो मदर के जाने का उसके ऊपर ये इफेक्ट हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि उसको लगा कि अब मदर नहीं है, सिबलिंग भी कोई नहीं है, फादर का इस तरीके से काम रहा तो कभी फादर से उतना अटैच नहीं। तो घर में चाचा चाची, दादा दादी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ईजी फील नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मोस्टली अपनी मदर के साथ ही रहती थी, घर में किसी के साथ जलप नहीं होती। ठीक है। राइट। तो अब क्या है कि ये बच्चे को बहुत बड़ा ट्रॉमा लग गया उसकी मदर के जाने का। तो अब वो दवाई भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके फादर बेसिकली 13 साल का बच्चे तो क्या डिसीजन लेगा, उसके फादर नहीं चाहते थे कि दवाई ले, ठीक है। क्योंकि बच्ची बहुत ही छोटी थी। छोटी है। तो वो चाहते थे कि नेचुरल तरीके से ही वो ठीक हो। तो हमारे एक पुराने क्लाइंट की तरफ से ही रेफरेंस दिया गया था उनको कि वहाँ दिखा लो आप। ठीक है। तो जब वो मेरे पास आई तो वो इस स्टेट में नहीं थी कि वो ये सारी चीज़ें एकदम से फॉलो कर पाए। और 13 साल की बच्ची, बहुत छोटी। तो छोटी बच्ची है ना, उसको हम कितना भी ईजी लैंग्वेज में समझाएं, लेकिन वो एकदम से उतना नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसके फादर को बोला कि इसकी हिप्नोथेरेपी हेल्प कर सकती है, ओके। और एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर हम उस ट्रॉमा को रिलीज करा सकते हैं, एक्सेप्टेंस दिलवा सकते हैं। तो ये खुलकर उतना रो ही नहीं है जितना इसके अंदर से वो पेन रिलीज हो जाए। तो एक बार हम उस हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर इसको खूब ज़्यादा रुलाना चाहते हैं और एक्सेप्टेंस से लाना चाहते हैं, मतलब वो फ्री हो जाए एक बार। बिल्कुल फ्री हो जाए, वो अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज कर ले। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत रोई, उसके फादर ने बताया कि जब उसकी मदर की डेथ हुई तो थोड़ा बहुत रोई वो, और धीरे 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 चुप होती चली गई। मतलब एक होता है ना कि बच्चा ग्रीविंग प्रोसेस में चला जाए, रो रहा है को, तो ग्रीविंग प्रोसेस जो था कि जब कोई चला जाता है दुनिया से, तो जो रोने का प्रोसेस होता है ना, वो एक कैथारसिस प्रोसेस होता है, यानी कि आप अपने अंदर के ग्रीफ को रिलीज कर रहे हो। ओके। तो रोना एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है अपने आप में, जिससे कि वो अंदर का पेन जो है ना वो रिलीज हो जाता है। लेकिन जो लोग खुलकर नहीं रो पाते और शांत होते चले जाते हैं, वो शांति एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो खतरे की घंटी होती है। अच्छा। तो फिर हमने उसको ना हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर 3-4 बार बहुत रुलाया उसको। फिर वो बच्ची धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, रियल एक्सेप्टेंस में आती चली गई, और वो अपने उस चीज़ से फ्री हो गई। तो अभी भी उसको पता था कि मदद कभी नहीं आएंगी, लेकिन उसके अंदर की जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी, जो नॉन एक्सेप्टेंस थी, अब उसको एक्सेप्टेंस आ गई, क्योंकि वो खुलकर रो रही उस चीज़ के लिए, तो वो बेटर होती चली गई इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन सी थेरेपी हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके। हमने देखा एक पर्सन ने बहुत थोड़ा सा
हर चीज़ को ना टर्मिनोलॉजी में, लॉजिकल वे में समझना है कि उसको ये कि नहीं ये टर्म्स है और ये लॉजिकली मेरे को तो आप सिंपल उसमें समझा दो। तो हम ना बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं अपने अप्रोच को, मतलब हमारे सामने जो बैठा है जैसे बैठा है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल्स देना, उसी के अकॉर्डिंग ही हम थेरेपीज को मतलब एडजस्ट करते रहना, इस तरीके से करते रहते हैं। ठीक है मैम, ये तो बात हो गई कि आप लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे अपने पेशेंट्स को हैंडल अप करते हो। बट एक अगर कोई डिप्रेशन में कोई है और अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी फैमिली कितना बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर? मतलब फैमिली को उस बंदे को सुनने के लिए कितनी हिम्मत देनी पड़ती है कि हाँ मतलब अगर हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा तो हम ही तेरे को सुनेंगे, तो हमें सुना कि तेरे को कितनी दिक्कत है। ओके, देखिए क्या है ना कि फैमिली का सपोर्ट अगर आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं तब भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है एक साइकोलॉजिस्ट में और एक फैमिली मेम्बर में डिफरेंस? सुन तो दोनों ही रहते हैं, लेकिन हम ना बहुत एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं और हम ना लेबल नहीं करते इस तरीके से। हमारा काम है कि हमसे कोई पूछेगा कि इसको क्या हुआ है तो हम तब बताते हैं कि डिप्रेशन है, ओसीडी या कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन हम उसको बार बार ये रिपीट नहीं करते है ना। उसको ऐसे नहीं है कि उसको लेबल पकड़ा दिया, चिपका दिया और बहुत मजबूत नहीं करते, और हम ना उसको जज नहीं करते हैं, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ, ठीक है, बिना इमोशनल हुए उसको अच्छी तरीके से संभालते हैं, ठीक है, उसके इमोशंस को वैलिडेट करते हैं एंड फिर उसको रेडिकल एक्सेप्टेंस दिलाते हैं, जहाँ पर वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, ग्रेजुअली रिलीज कर रहा है, उसको स्पेस देते हैं और समझते हैं कि ये इमोशन की स्टेट या जो बात है इसको इतनी बड़ी लग रही है, दूसरे इंसान के लिए बहुत छोटी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ना उसको एक फ्री स्पेस देते हैं एक्सप्रेस करने का भी, उसको कंप्लीट एक एक्सेप्टेंस देते हैं एंड पेशेंस रखते हैं कि हर एक इंसान की अपनी एक स्पीड होती है रिकवरी की। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक ही स्पीड से रिकवर हो जाएंगे। कई बार घर वाले इम्पेशेंट हो जाते हैं, कई बार वो सुनते हैं और फिर सुनने के बाद इतनी सी बात पे तो डिप्रेशन में हमारे टाइम में तो ऐसे हम गए थे हमारे साथ, यही मैं बात करना तो कभी डिप्रेशन हमें तो पता भी नहीं था डिप्रेशन, तुम लोगों के रोज के नाटक है, आज डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। आप एक बात बताइए, कोई गुड फेथ में आपको कोई बात बता रहा है, उसके बाद उसको ये सुनने के लिए मिल रहा है, वो बताएगा आपको नेक्स्ट टाइम? कभी भी बताएगा। तो आप ना फिर उसी की बात को जो उसने एक्सप्रेस किया है उसको यूज कर करके उसको टॉन्ट मारने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। पड़ा रहता है, डिप्रेशन का अच्छा बहाना ले रखा है इसने, पता नहीं क्या डिप्रेशन हो गया, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, संगत बदलो, ये करो वो करो। वो समझ नहीं पाते हैं कि भले ही उसकी गलती की वजह से वो डिप्रेशन में आया, लेकिन अब उसके अंदर वो केमिकल लेवल भी डाउन हो गया है, उसके कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गए हैं, उसका माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया है, जो माइंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। अच्छा, वो समझ नहीं पाते इस सब चीज को, जो बिहाइंड द सीन वाला वो ठीक है ना, कि माइंड कैसे काम कर रहा है या बॉडी में क्या लेवल्स चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो चीज नहीं समझ पाते हैं। तो अब क्या होता है कि फैमिली मेंबर से बच्चा या कोई भी पर्सन है जो सफर कर रहा है वो एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम सपोर्ट में हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सपोर्ट में नहीं होते मोस्टली फैमिलीज में। ठीक है, सबकी बात नहीं करी, रियलाइज तो कभी किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, एक से एक सपोर्टिव लोग भी होते हैं जो अब समझने लगे हैं, अवेयर हो गए इसके बाद, इन सब चीज़ों के यूट्यूब से सबसे अवेयर हो गए। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिसमें ना सपोर्ट के नाम पर यही है कि सुन लिया, अच्छा चल अब उठ जा, दौड़ लगा, एक्सरसाइज कर और पॉजिटिव सोच, या इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देने लग जाएंगे या फिर किसी दूसरे का एग्जाम्पल लग जाएंगे। तो वहाँ पर वो पर्सन ना, वो जो रेपो होती है ना, वो कभी बिल्ड ही नहीं हो पाती। एक थेरेपिस्ट के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा डीप रेपो इसीलिए बिल्ड हो पाती है क्योंकि उसे पता है कि थेरेपिस्ट ना ऐसे हड़बड़ी में नहीं है कि वो एकदम से मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या वो मुझे टॉन्ट नहीं मार रहा है, मुझे एम्पैथाइज कर रहा है। और मेरी तमाम गलतियों की वजह से मैं इस डिप्रेसिव स्टेट में भी अगर आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी गलतियों की वजह से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक लड़का था, उसका लाइफस्टाइल बहुत ही खराब था, हर दिन बाहर का खाना, जंक फूड, रात को 2 बजे 3 बजे, सुबह 4 बजे तक भी सोना, छुप कर फैमिली मेम्बर से सिगरेट भी पीना, अल्कोहल भी ले लेना, इस तरीके से। और मतलब जितना एक कहते हैं ना आज जेनजीज वाला जो दिखा के, हाई फाई दिखा के, उसके नाम पर जितना खराब से खराब हो सकता है, चाहे वो गालियां बकना हो या फिर किसी को टेस्ट करना हो, बुली करना हो, वो सारी की सारी हरकतें उसने की। ठीक है, ठीक है।
अब इस सब की वजह से क्या हुआ, उसकी गट हेल्थ बिगड़नी शुरू हुई। ओके। और गट में ही आपका सेरोटोनिन मेजरली प्रोड्यूस होता है, 95% सेरोटोनिन आपकी गट में ही बनता है। अच्छा। तो अब जब आपने अपनी गट हेल्थ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधे टाइम पर खा रहे हो, आप ढंग से सो नहीं रहे हो, कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी आपकी हैबिट नहीं है जो कि आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है कि आपने कुछ बदसलूकी करी अपने माइंड के साथ या बॉडी के साथ, और लेकिन आपने कुछ अच्छा भी किया उसके साथ, बैलेंस करने की कोई एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है। तो एकदम इफेक्ट नहीं आया, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जब से उसने ऐसी हरकतें करनी शुरू करी थी, उसके अंदर का सिस्टम ना कब तक बचाएगा ना अपने आप, जब आप अति कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से ना उसको इश्यूज होने स्टार्ट हो गए, उसको स्टमक के इश्यूज स्टार्ट हुए, अच्छा। उसको ना IBS का प्रॉब्लम होने लग गया। फिर अपने आप ही जब आपके अंदर वो केमिकल्स बनने बंद हो जाएंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने बंद हो जाएंगे, तो आपका मूड लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और फिर धीरे 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 उसको ना इफेक्ट आने लगा, उसकी बॉडी की एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, नींद आनी बंद हो गई इस तरीके से। फिर उसका मूड लो रहने लगा, चिड़चिड़ाने लगा, दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा जिनके साथ घूमता था होने लग गया, घर में भी इस तरीके से मतलब ऊट पटांग बातें करने लगा। ऐसा करते करते वो सब इस स्टेट पे आ गया। तो कई बार जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े इवेंट या ट्रॉमा ही आपकी लाइफ में हो, या कोई फेलियर हो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाए। कई बार आप अपनी बॉडी को भी इतना अब्यूज कर देते हैं कि वो केमिकल्स बनाने बंद कर देती है। ठीक है। जिसकी वजह से आप और हम एक हैप्पी मूड को फील करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो भी कुछ फील कर रहे हैं वो सब हमारे केमिकल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से ही होता है। अच्छा। अगर आप हंस मुस्कुरा भी रहे हैं तो उसमें भी उसके पीछे केमिकल रिएक्शंस ही है। मैम वही कहते हैं ना कि हंसते हुए चेहरों के पीछे अक्सर डिप्रेशन या दुख ही देखा जाता है। ऐसा हर एक के साथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी काफ़ी हद तक सही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, इस तरह से कॉमेडी करते रहते हैं, जोक करते रहते हैं, उनके पीछे भी बहुत सैड स्टोरी होती है। हाँ। और फिर वो ना जस्ट अपनी एक दूसरी पिक्चर दुनिया के सामने दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग तो हंसते हुए चेहरे के पीछे वाकई अपने बहुत सारे गम छुपा रखे हैं। इस पे गाना भी है, हाँ जी। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कुछ छुपा रहे हो। तो अगर एबनॉर्मली कोई भी इंसान बात बात पे आपको हंसता हुआ दिखाई दे, जब मतलब बेतुकी बातों पर भी थोड़ा ओवर रिएक्शन दिखाई दे, समझ जाओ कि वो किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो होता है हंसते हुए चेहरों के पीछे, ऐसे मैंने बहुत देखा है, जिस स्माइलिंग डिप्रेशन, जिसको हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। उसमें एक पर्सन तो दूसरों के सामने एकदम बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल रहता है। हाँ। है सब कुछ, लेकिन उसके पीछे डिप्रेशन भी होता है। तो अभी मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे देती कि इस लड़के का, ऐसे ही दूसरा जैसे उस बच्ची का मैंने दिया कि उसको मदर की डेथ का ट्रॉमा लग गया, तो इसी तरीके से एक लड़के की जॉब चली गई। अब उसको ना वहाँ पर जॉब जाने की वजह से ही इतना ज़्यादा धक्का लग गया कि वो उसको ही नहीं एक्सेप्ट कर पाया, क्योंकि उसको उस लेवल की दूसरी जॉब ट्राई करने के भी 3-4 महीने ट्राई किया, नहीं मिल पा रही थी। वही उसकी डिप्रेशन का कारण बन गया। तो किसी भी इंसान में डिप्रेशन का कोई भी कारण बन सकता है। ठीक है। एक और लड़का आया मेरे पास जिसको ना बचपन से ही उसका सिबलिंग से, उसके बड़े एल्डर से, ब्रदर से कंपैरिजन किया जाता था। देख बड़ा भाई तो ऐसा है, तू ऐसा नहीं निकला, इस तरीके से तो बहुत कमजोर रह गया, तेरा क्या होगा, ये तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाएगा, तू ऐसे ही रह जाएगा, तू क्या इसके टुकड़ों पे बनेगा। अब इस तरीके की वो बातें सुन सुन के उसके अंदर बहुत इन्फीरियर फीलिंग्स आ गई। उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही वहाँ पर ही थोड़ा बहुत था, वो लो हो गया, ब्रेक हो गया, और आगे कभी बिल्ड ही नहीं हो पाया, कभी डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसने लगातार कांस्टेंट कंपैरिजन का शिकार होता चला गया। ठीक है। फिर उसने एक्टिविटीज़ कम कर दी, दोस्त बनाने कम कर दिए, मिलना जुलना, पढ़ाई में भी पिछड़ता गया, तो मिलना जुलना भी कम हो गया, पढ़ाई में पिछड़ता चला गया, और उसको धीरे धीरे ये बिलीव आ गया कि मैं अपने भाई के आगे कुछ भी नहीं। और जैसे इससे बड़ा हुआ तो बच्चा तो देखे कहीं ना आसपास क्या चल रहा है दुनिया में, उसे लगा मैं बहुत पिछड़ा हूँ, तो वो गुमसुम रहना, चुप रहना एकदम से ऐसे शुरू हुआ, और कुछ समय में वो स्टेट फिर फिक्स हो जाती है। तो स्टेट की नेचर होती है बदलने की। बिल्कुल। जैसे हमारी कुछ एक्टिविटीज बदलती हैं, हमारा एनवायरनमेंट बदलता है, तो हमारा मूड भी चेंज होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ कांस्टेंट आपके अंदर मेंटेन है, इसका मतलब है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बदल नहीं रहा है आपके लिए। वैसे तो बदल रहा है, हमारे लिए नहीं बदल, ठीक है ना। तो वो जब आपके लिए नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी सोच एक फिक्स हो गई है, ठीक है, आप उसमें मतलब पूरी तरीके से ऐसे सिंक हो गए हो कि आपको लग रहा है यही आपकी रियलिटी है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपके अंदर के इंटरनल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे बाहर के वर्ल्ड में कितना भी कुछ भी बदल जाए। बिल्कुल। तो सबके डिप्रेशन के, औरतों के अलग, बच्चों के अलग,
बड़ों के अलग, रीजंस अलग अलग होते मतलब सबके दुख दर्द अलग हैं, सबके दुख दर्द अलग हैं, छोटे बच्चों के अलग हैं, है। जो विमेंस हैं उनके अलग हैं। अगर जैसे मेरे पास फीमेल्स आती हैं जिनमें घर में मदर इन लॉ बहुत डोमिनेंट है और वो ना बहुत सप्रेस करती हैं, ओके। और हस्बैंड से अगर कुछ कहने की कोशिश करती हैं तो हस्बैंड भी बोलता है यार मैं थका रहा हूँ, तुम्हारा तो रोज का ये नाटक लगा रहता है, क्या करूँ मैं, अब तुम्हारी वजह से अलग घर ले लूँ क्या, मेरे बस की इतना खर्चा उठाना नहीं है। अब सास उसको कॉपरेट नहीं कर रही है बल्कि और उसको दबाना चाह रही है, हस्बैंड उसकी सुन नहीं रहा है, जाए तो वो कहाँ जाए, कितना तो रोए और कितना अपने घर वालों से शिकायत करे, क्या करे उस चीज़ को ना, तो वो रोज रोज एक सेम एनवायरनमेंट में रहकर वो सप्रेस करने लगती है अपने आप, ठीक है। तो सप्रेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरी जो बुक है उसका भी कोर मैसेज है कि डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे आप सप्रेस करना स्टार्ट करते हो। अब वो मेल भी हो सकता है जो अपने आप को सप्रेस कर रहा है, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। एंड वही सप्रेशन एक टाइम के बाद डिप्रेशन बन जाएगा, और डिप्रेशन आपकी बॉडी से भी एंटर करता है। बिल्कुल। जब आप अपने लाइफस्टाइल की बिल्कुल ही बैंड बजा दोगे, ठीक है, आप अपनी बॉडी को लगातार अब्यूज करोगे, क्योंकि बॉडी क्या है, हमारी केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है। बॉडी के अंदर ही मेजरली प्रोडक्शन होता है सारे केमिकल्स का, जैसे मैंने बताया ना 95% तक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेरोटोनिन है वो आपके गट में बनता है। तो आप ये देखो बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हम टेक ठीक है। फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उसे। ठीक है। ना आज की तारीख में हम अच्छा सोचने को तैयार, ना अच्छा खाने को तैयार, ना अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए तैयार, और चाह रहे हैं कि हम हमारे बॉडी एंड माइंड हमें बहुत अच्छे से सर्व करें। जब आप इन्हें अच्छे से रखोगे नहीं तो ये आपको कैसे अच्छे से सर्व करेंगे, बिल्कुल। है ना। आप देखो पुराने लोग ना एक घोड़ा भी पालते थे तो उसको अच्छी घास खिला, आज का तो बिल्कुल तभी तो उसमें स्फूर्ति रहती थी, बिल्कुल। उसमें बैठकर आप लगातार दौड़ते हुए चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी बॉडी से या माइंड से काम लेना चाह रहे हो, आप इसे फीड ही नहीं कर रहे हो, बॉडी को आप क्वालिटी फूड खिलाना नहीं चाह रहे हो, स्लो ईटिंग करना नहीं चाह रहे हो, आप ठूस रहे हो, खाना कहाँ खा रहे हो, आप टीवी देखते हुए मोबाइल पे रिप्लाई करते हुए खा रहे हो, हाँ। तो आप बॉडी एंड माइंड के कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं होने दे रहे हो। आप आंतों से वो काम करवा रहे हो जो आपके दांतों का काम है। बिल्कुल। यहाँ से चबाकर जब आप फूड पाइप से फूड अंदर ट्रैवल करता हुआ जाएगा और जब आपके पूरे के पूरे अंदर के सिस्टम में पहुंचेगा तो डाइजेशन बहुत इजी और अच्छा हो जाएगा, तो आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऊपर से सटक रहे हो खाना, जबरदस्ती डाल दो। अंदर के सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वो सारा टाइम डाइजेशन में लगा हुआ है। हीलिंग कब हो गई आपकी, और आपका मुंह ही नहीं रुक रहा है, कुछ ना कुछ आप ऑर्डर कर रहे हो, खाते जा रहे हो, और उसमें भी आपका खाना खाने का सिलेक्शन भी पुअर है और खाना खाने का तरीका भी आपका पुअर है। एक्सरसाइज आप नहीं करना चाह रहे हो, सोना आप नहीं चाह रहे हो टाइम पर, जब आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो, बॉडी से ये सोच रहे हो आप कि ये केमिकल सारे बैलेंस रखे बनाती रहे और मुझे अच्छे से सर्व करे, आप माइंड में डाल रहे हो सड़ी हुई वेब सीरीज, आप सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कि इतनी आर्टिफिशियल लाइफ दिखाई जा रही है, कांस्टेंट कंपैरिजन जो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप माइंड को भी खराब फूड दे रहे हो इन्फॉर्मेशन के रूप में, और फिर माइंड से भी चाह रहे हो कि ये बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन आइडिया दे और बेहतरीन मुझे ऐसे सजेशन दे कि बस मेरी जिंदगी बन जाए और मैं ही बिलियनियर बन जाए और मैं ही सब कुछ हो जाऊं। हाँ। जब आप बॉडी एंड माइंड को राइटली फीड करोगे ही नहीं तो ये आपको कैसे एक कंफर्टिंग स्टेट, कैसे आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, कैसे आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। आपको किसी और की जरूरत ही नहीं आज की तारीख में दुश्मन, आप अपने दुश्मन खुद ही हो। और लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं दिव्या मुझसे आके कि मैडम मैं तो ऐसा नहीं था ना, मेरी संगत ऐसी हो गई थी, तब से मेरा लाइफस्टाइल खराब हुआ और भुगतना मुझे पड़ रहा है। देखो जबरदस्ती कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप बचाव है, आपने कह दिया ठीक है ना कि किसी ने मेरे को ऐसा आदत लगवा दी। हाँ। आदत तो फिर आपके ऐसे भी लोग थे जो सुबह जल्दी उठते थे, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपने उनकी आदतें तो अपनाई। तो इंसान जो अडॉप्ट करना चाहता है वो वही अडॉप्ट करता है, ये सिर्फ कह देता है कि किसी और की वजह से ऐसा हो गया। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि सेम सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन, मतलब घर में 4-5 लोगों ने देखी होती है, अच्छा, लेकिन एक डिप्रेशन में पहुंच गया, एक बिल्कुल नॉर्मल है, एक न्यूट्रल है, और एक बहुत ही मोटिवेटेड है और ऐसी एडवर्सिटी के बावजूद भी बहुत बड़ा हाई अचीवर है। सिचुएशन सबके साथ सेम है। सिचुएशन सबके साथ बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक ट्विन ब्रदर मेरे पास आए थे और उनका क्या है कि वो शुरू से ही मतलब एक ही क्लास में पढ़े हैं और एक के साथ इंजीनियर बने हैं,
और उनको जॉब भी अच्छी से लग गई, दोनों को ही बढ़िया तरीके से। दोनों ही बहुत होशियार थे, तो कैंपस सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ओके। ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ उनकी लाइफ में कि एक की जॉब गई और 3-4 दिन बाद दूसरे की भी जॉब चली गई। इतना होशियार होते हुए भी दोनों अलग अलग कंपनी में थे, एक कंपनी में जॉब नहीं कर रहे थे। ठीक है। और पास पास ही उनका मतलब पास ऑफिस वाली बिल्डिंग में ऑफिस था उनका। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ, कोइंसिडेंट हुआ, ठीक है। दोनों की जॉब 3-4 दिन के आसपास ही चली गई। अब जो पहले वाला जिसकी सबसे पहले जॉब गई, वो इतना डिप्रेस हो गया उस चीज़ पे, और अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक से उसने ऐसा डाउन कर लिया, अरे इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल गधा हूँ, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैंने बिल्कुल सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स अपने आप ठीक है। बहुत क्रिटिकल वॉइस। ठीक है। ठीक है। उस वजह से वो बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, ओके। बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो गया। उसका जो ट्रेन रहता था उसने उसको संभालने की कोशिश करी, अरे कोई बात नहीं, बस एक्सपीरियंस है, सब कुछ तुझे आता है, हो गया, बॉस से कुछ हो गया, चली गई जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। पर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीसरे दिन उसकी भी जॉब चली गई। अच्छा। ठीक है, उससे कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। कुछ अमाउंट में फिगर की कुछ मिस्टेक हो गई, जिसको वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और उसने ऐसा बोला कि ये मेरे से नहीं हुआ। इस तरीके से थोड़ा सा उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है। तो उसकी भी जॉब चली गई वहाँ से। सेम सिचुएशन में वो जो दूसरा भाई जिसकी 3 दिन बाद जॉब गई, वो इस चीज़ के लिए बोल रहा था कि गलती मेरी थी और मुझे उस टाइम पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था अपनी मिस्टेक। ठीक है। मेरी जॉब इसलिए गई क्योंकि मैंने मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बजाय आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पता नहीं कैसे मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई, और ये मेरी गलती है, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से लेसन मैंने ले लिया है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर दो, तो वहाँ पर चीज़ें संभल जाती है। लेकिन अगर आप उसे एडमिट नहीं करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लगोगे, तो फिर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है जो मेरे साथ हुई है। तो अभी वो डिसअपॉइंटेड था, लेकिन वो डिप्रेस नहीं था। ठीक है, मतलब पॉजिटिव था वो हाँ, मतलब डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव था, हाँ। क्योंकि उसने लेसन ले लिया। ठीक है। अब ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन दोनों के बिल्कुल साथ हुई, बिल्कुल। लेकिन एक इतना नेगेटिव सोच रहा था, इतना क्रिटिसाइज कर रहा था अपने आप को, और दूसरा इस तरीके से सोच रहा था। दोनों की स्टेट में कितना चेंज, बिल्कुल। दोनों के बिहेवियर में भी बहुत चेंज था। वो मातम बना रहा था, जिसके 3 दिन पहले जॉब गई थी, बिल्कुल रो रहा था लिटरली। मतलब उसके ब्रदर ने मुझे बताया, उसकी मदर ने बताया कि लिटरली लड़का होके मतलब रो रहा था। कोई बुरी बात नहीं लगा मतलब यूजुअली एक होता है ना कि मदर फादर को भी सरप्राइजिंग था कि हम सोच रहे थे बड़ा स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग दिया, हाँ जी हाँ जी। तो रोना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल बॉयज का भी, बट जितना वो रो रहा था उस हिसाब से सरप्राइजिंग लग रहा था कि उसको ना मतलब ये चीज़ ना बहुत ही बर्दाश्त से बाहर लग रही थी, और एकदम से बहुत लो फील कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, अपने रूम में पड़ा हुआ था, और लगातार कांस्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही थी। और दूसरे वाले ने उस चीज़ को अपनी गलती रियलाइज करके एक्सेप्ट कर लिया, तो वो नॉर्मली खा पी भी रहा था, नॉर्मल बात भी कर रहा था अपने पेरेंट्स से, उसको भी समझा रहा था सेम सिचुएशन होने के बावजूद। ठीक है। तो वो जो जिसकी पहले जॉब की थी उसको लेकर आए थे मेरे पास। अच्छा। तो उसके ट्विन ब्रदर ने मुझे बताया कि मैं तो समझाते समझाते थक गया हूँ उसको, और ये से, और हम लोग अवेयर हैं कि कहीं ये पूरा डिप्रेशन में ना चला जाए, तो इसलिए हम पहले ही आपके पास आ गए। फैमिलीज को डर भी लगता है कि कहीं सुसाइड वगैरह तक भी बात ना पहुंच जाए। हाँ, डर लगता है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है। हाँ। मतलब हर आदमी तो सुसाइड नहीं करता, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें अगर बहुत डीप आप चले जाओ तो रिस्क रहता है, क्योंकि जब इंसान को हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस लगने लगती है, और उसका माइंड ना फ्यूचर नहीं देख पाता, जब फ्यूचर बिल्कुल उसको डार्क लगता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ पर ना वो डिप्रेशन की में इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि सुसाइडल थॉट्स उसको आने लगते हैं। ओके। और कई बार लोग उन थॉट्स पर एक्ट भी करते हैं और अटेम्प्ट भी करने लगते हैं। तो उस रिस्क से बचने के लिए शुरुआत में हेल्प लेना अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि पहले आप प्रॉब्लम को बढ़ाओ उसके बाद आप वो करो, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। तो जैसे ये केस जो मैंने आपको बताया, तो उसका ब्रदर जो ट्विन ब्रदर था वो ना उसको लेकर आया, मम्मी को बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डिप्रेशन वाली स्टेट में ज़्यादा चला जाए और फिर परेशानी हो, ये हैंडल नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, हमारे समझाने से नहीं समझ रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। तो वो फैमिली, क्योंकि एजुकेटेड फैमिली थे अवेयर थे, तो वो बहुत ही जल्दी आ गए, मतलब जो उनके यहाँ हुआ, और वो मतलब 10 दिन के अंदर ही मेरे पास आ गए थे। ठीक है।
तो उससे क्या हुआ कि संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने जब उसके बारे में और जाना तो पता चला कि शुरू से ही थोड़ा बचपन से ही उसकी नेचर ऐसी है कि वो थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, और ये वाला जो दूसरा इसका ट्रेन ब्रदर ये पॉजिटिव मीनिंग ज़्यादा निकालता है। अच्छा, पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग तो सेम ही थी, लेकिन क्या फ्रेंड्स कुछ अलग बने, हाँ ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस अलग हुई, बिल्कुल जिसकी वजह से दोनों भाई ट्विन ब्रदर होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग थी। कुछ तो सेम प्रोग्रामिंग थी जो घर से मिल रही थी, बिल्कुल, ट्विन ब्रदर थे बिल्कुल। तो दोनों के लिए सेम ही चीजें आती थी, सब कुछ पेरेंट्स सेम ही बिहेव करते थे। ठीक है। लेकिन इसके फ्रेंड्स कुछ अलग थे, इसके फ्रेंड्स कुछ अलग थे, तो वहां पर भी और फर्क आ गया, तो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, तो वहां पर फर्क था। तो वो शुरू से ही थोड़ा सा अलग तरीके की नेचर का था। तो मैं जो ये बताना चाह रही हूँ कि सिचुएशंस, इवेंट्स, लोग मतलब सबको डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। उसी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं जिसकी एक टेंडेंसी होती है नेगेटिव सोचने की, या उसकी जो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी होती है या उसकी कोपिंग स्किल्स होती हैं वो हेल्दी नहीं होती है, उसने कभी सीखी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि लोग ना ऐसे ब्लेम कर देते हैं इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर या लोगों पर कि ठीक इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर सब पर सेम होता, बिल्कुल बिल्कुल। सेम इम्पैक्ट नहीं आता ना। तो ये हमारे अंदर की भी एक पावर होती है कि हम क्या मीनिंग दें, किस तरीके से हैंडल करें, और हमने अपने अंदर के सिस्टम को कितना स्ट्रांग बना के रखा हुआ है कि वो फाइट कर पाए जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आए। ठीक है, तो टोटली मतलब ये हम पर ही डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि इसमें बिल्कुल भी आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसमें भी आप ही का रोल है उन्हें डाउन करने में। बिल्कुल तो आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो बिल्कुल किया, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, कहीं से भी किसी भी तरीके से डिप्रेशन एंटर कर सकता है। और अगर आप डिप्रेशन में आ गए हैं किसी भी वजह से, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ गया है। मैम ये तो चलो बात हो गई बड़ों की, अब थोड़ी सी बच्चों की बात कर लेते हैं। आजकल ना स्कूल्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुके हैं बच्चे। कोई तो इस प्रेशर को हैंडल कर जाते हैं, और जो नहीं कर पाते ना वो ड्रास्टिकली डिप्रेस होते चले जाते हैं कि मेरा फ्रेंड कर पा रहा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट मेरे क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो कहीं ना कहीं लैक करती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो पेरेंट्स की तरफ से ही होता है कि उसका भी वो देख तेरा फ्रेंड इतने नंबर लेकर आ रहा है बट तू क्यों नहीं लेकर आ पा रहा, रहते भी तुम लोग इकट्ठे हो, पढ़ाई भी करते हो, खेलते भी इकट्ठे हो, बट उसके ज़्यादा आ रहे तेरे क्यों नहीं आ रहे। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत ज़्यादा लैक आउट हो रही है। और यही चीज़ जो होती है, आपको जैसे पता ही है कि आजकल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के चक्कर के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, हम लोग इसको कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं? देखिए, बच्चे ना बेसिकली अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इनिशियली, बिल्कुल क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स पर ही भरोसा करता है। बिल्कुल, पेरेंट्स क्या कहते हैं उसके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब पेरेंट्स ना उसको बड़ा ही कंपैरिजन के बेस पर करते हैं, या तो वो उसके सिबलिंग से कंपैरिजन करते हैं, या उसके पीयर्स से कंपैरिजन करते हैं, और नहीं तो रिलेटिव के बच्चों से, और नहीं तो नेबर्स के बच्चों से भी करते हैं। तो वो अपने बच्चे को अच्छा या बुरा दूसरों के कंपैरिजन में ही देखते हैं, ठीक है, और वो ये देखना भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा यूनिक है और हमारा बच्चा कुछ यूनिक स्किल्स लेकर पैदा हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हों, बट कुछ बच्चे स्पोर्ट्स या किसी और क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबके पेरेंट्स की एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा एकेडमिक्स में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छा बच्चा है, नहीं तो नहीं, सही बात है, अच्छा परफॉर्म नहीं करा एकेडमिक्स में तो वो अच्छा बच्चा नहीं है। बिल्कुल, तो उनके अच्छे बच्चे की क्राइटेरिया में एकेडमिक्स पर ही टिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा डांस अच्छा करा है, पोएम अच्छी लिख लेता है, ड्राइंग अच्छी करा है, स्पोर्ट्स अच्छा खेल लेता है, बोलते हैं ये तो हॉबीज हैं। इस्लाम में मैटर भी नहीं करता मेरे को लगता है उन लोगों के लिए। ये मैटर इसलिए नहीं करता ना क्योंकि उनको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, उनको ये नहीं पता कि नेचुरल इंटेलिजेंस अलग अलग होती है सबके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, हर बच्चा बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया है कुदरत ने। सबके कैलिबर अलग है। बिल्कुल, देखिए मैं ना इसको एक स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ, आपके पॉडकास्ट में भी सुना देती हूँ, कि एक चिड़िया है उसका हुनर है आकाश में उड़ना, और एक मछली है उसका हुनर है पानी में रहना, तैरना। अब अगर चिड़िया और मछली की बात, और चिड़िया कहे मछली से तो कितनी लकी है, तो पानी में रहती है, तैरती है, मज़े करती है। मैं देख यहाँ पर पेड़ पर बैठी रहती हूँ, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उड़कर उधर जाना पड़ता है। ऐसी लाइफ है, तेरी लाइफ कितनी बढ़िया है। ऐसे ही अगर मछली सोचने लग जाए
कि अरे मैं तो पानी में पड़ी रहती, तू देख कितनी फ्री है, कभी कहीं उड़ के जाती, कहीं कहीं उड़ के जाती, मेरी लाइफ बेकार है। तो क्या होगा, चिड़िया कभी मछली नहीं बन पाएगी, मछली कभी चिड़िया से बन पाएगी, लेकिन वो दुखी ज़रूर रहने लग जाएंगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने आप को एंजॉय करने की बजाय वो दूसरे से कंपैरिजन कर। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि आपके पास क्या दिया है ईश्वर ने तोहफे में। आपका बच्चा हो सकता है म्यूजिक में बहुत अच्छा, तो आप उसका म्यूजिक में करियर सेट करने की बचपन से ही सोचिए। हो सकता है आपका बच्चा आर्ट बहुत अच्छा करता हो, आपके बच्चे को स्पोर्ट बहुत अच्छा खेलता हो, उसको हॉबी की तरह मत करिए, उसको फुल फ्लेज करियर बनाइए। आजकल बहुत स्कोप है, आजकल केवल डॉक्टर इंजीनियर सही बात है, नहीं बनते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आज आपके बच्चे में जो भी टैलेंट है, उसका जो भी इंटरेस्ट है, आप उसमें कितना भी बड़ा करियर सेट कर सकते हैं आप उसमें। बिल्कुल लेकिन क्या है, लोग डांस देखकर एंजॉय तो करना चाहते हैं, वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट तो अटेंड करना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को देख के वाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे को वो बनाने में जो मेहनत लगेगी या जो थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा, वो उस टाइम एंड एफर्ट और रिस्क को नहीं फेस करना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोचते हैं पढ़ लिख गया, कोई डिग्री आ गई तो एक सर्टेनिटी आ जाएगी, इतनी की तो नौकरी लगी जाएगी इसकी। हाँ लेकिन बाकी वाले फील्ड में क्या होगा पता नहीं, चले ना चले। अगर सबके माँ बापों ने ऐसे ही सोचा होता कि क्या पता बनी ना बनी, तो हमें इतने अच्छे अच्छे और टैलेंटेड लोग कभी मिल ही नहीं पाते। नहीं मिल पाते, बिल्कुल। तो यहाँ पर पेरेंट्स कोई जो अनसर्टेनिटी है वो फेस नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वही है कि आप ना, जैसे एक ये पेड़ है, यहाँ पर एक जगह शेर भी है, एक जगह यहाँ पर गधा भी है, एक जगह यहाँ पर ना सपोज डॉग भी है, एक एलिफेंट भी है, और एक चिड़िया भी, एक बंदर भी है, सब है। अब सबके लिए एक ही वो है कि आओ इस पेड़ पर चढ़ जाओ। अब चिड़िया तो उड़ कर आ जाएगी, बंदर भी उछल कर आ जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए पेड़ पर चढ़ना मुश्किल आसान है क्या? नहीं है ना, सब अपने अपने आप में यूनिक है। तो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं हर बच्चा एकेडमिक्स में ही आगे आ जाए। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरह से मछली के पास अपना अलग टैलेंट है, चिड़िया के पास अलग है, वो दोनों एक दूसरे से जेलसी अननेसेसरी करके अपने आप को स्पॉइल करेंगे, अपनी लाइफ खराब कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने बच्चों के साथ करें। बच्चे को कोई परवाह नहीं होती है इस चीज़ की। पेरेंट्स ही उसके दिमाग में ये बात डालते हैं कि कम हो, यू आर नॉट इनफ। तो हम शुरू से ही बच्चे के अंदर क्या बीज डाल देते हैं, क्या पैटर्न छोड़ देते हैं उसके अंदर कि तुम जैसे हो ओरिजिनली अपने आप को लाइक मत करो। तुम्हें अगर बनना है लाइकेबल, तो पहले तुम्हें वो बनना पड़ेगा। उनका इशारा ही गलत जगह होता है। सही बात है। तो क्या होता है, बच्चा अपने आप को कभी पसंद करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखता ही नहीं है, क्योंकि इसको लगता है मैं तो इनफ नहीं हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो उसका भाई हो या पड़ोसी का बच्चा हो या उसकी क्लास का बच्चा हो, कोई भी हो, उसे लगता है कि ये, अगर मुझे मम्मी पापा से प्यार चाहिए या मुझे तारीफ चाहिए तो मुझे पहले कुछ और बनना पड़ेगा। तो फिर वो जब अपने आप से ही, आप अपनी आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं फील करोगे, आप अपने आप को ओरिजिनल सेल्फ में डेवलप ही नहीं होने दोगे, तो आप हमेशा बाहर देखोगे। बिल्कुल। इसलिए आज चाहे अगर कोई अपनी फोटो भी ले रहा है तो 50 फिल्टर लगा रहा है, ठीक है, सही बात। उसके बाद वो फोटो कहीं अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। वो हर चीज उसके रेफरेंसेस क्या है, आजू बाजू कौन क्या कर रहा है। वो करियर भी वही चूज करना चाहता है जो देखता है लोगों या जो दूसरे लोग हैं, वो कपड़े भी वैसे ही पहनना चाहता है, वो खाना भी, वो लाइफस्टाइल भी वही चाहता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने सिखाया ही उसे ये है कि दूसरों को देखो, उनसे सीखो, वो सही कर रहे हैं, और जो तुम्हारा अपना ओरिजिनल ओपिनियन है, जो तुम अंदर से हो, वो तुम इनफ नहीं हो, वो तुम सही नहीं हो। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग ही चाइल्डहुड में बहुत गलत हो जाती है। इस वजह से वो जो बड़ा होकर हमको एक तैयार प्रोडक्ट मिलता है, वो फॉल्टी होता है। इसलिए बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे पास बच्चे भी बहुत आते हैं, अच्छा, जो कि लगातार इसी तरीके से कांस्टेंट कंपैरिजन से दुखी होते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने तो कभी मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, हमेशा ऐसे ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पर ना ये बड़ा मज़े की बात है, एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ मैं आपको। एक बच्चा ना जो कि माँ बाप के कांस्टेंट कंपैरिजन से बहुत सताया हुआ था। तो एक बार ना वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स के पास ना वैगनर गाड़ी होती है। ओके। तो बच्चा जा रहा होता है, तो बराबर में से BMW निकलती है। अब बच्चे को मिल गया मौका, क्योंकि माँ बाप घर में ना उसकी रोज कंपैरिजन करते थे, तुम 98% नहीं लाए, तुम ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, या वो स्पोर्ट में ज़्यादा ले आया, वो A लाया, तुम B लाए, ऐसे करके। तो बच्चा भरा बैठा। तो बच्चा ना क्या है कि वैगनार में अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, तो जैसे उसने देखा बराबर से BMW लिख लो, उसने कहा पापा वो देखो BMW में एक आंटी अंकल जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आप क्या वैगनार में जा रहे हो? ठीक है ना।
तो बच्चे को भी वो जो भरा हुआ बैठा था, बच्चे ने भी निकाल दिया अपना। अब एक बार बताओ, बच्चा भी तो कह सकता है ना, भाई तुम बताओ कि जो है ना, क्या कहते हैं, वैगन आर में चल रहे हो, तुमने BMW क्यों नहीं कमाई? तब तो तुम्हें लगेगा कि हम जितना कर सकते हैं हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। हमने तो जो है ना बस बहुत ही कर लिया, बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते वेरी प्रैक्टिकल जिंदगी में ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम बच्चे से ये चाह रहे हो कि दूसरे के अगर मैथ में 100 में से 95 आ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा 95 तो कम से कम लेके आए, हो सकता है उसे नीचे दिखाने के लिए दूसरे को 96 या 98 ही आए, और तुम्हारा बस चले तो 100 में से 100 लाए, ऐसा चाह रहे हो। उसका कांस्टेंट कंपैरिजन है। लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि तुम क्यों रह गए वैगनार पे, तुम क्यों नहीं BMW लाए, फिर बताओ। तो इस पे बहुत सारे वो भी है ना कि अगर बच्चे का 5th क्लास के बच्चे का भी क्वेश्चन पेपर माँ बाप को करने के लिए दे दिया जाए ना, आप उसको भी ढंग से सॉल्व नहीं करते। सही बात, बिल्कुल सही। तो कंपैरिजन करना माँ बाप ने ही सिखाया, माँ बाप ने ही लालच से हर चीज़ करना सिखाया, और माँ बाप ने ही सिखा देते हैं बचपन में ही कि तुम खुद को पसंद मत करो। अब ये ब्लेमिंग नहीं है, यहाँ पर मैं बैठ के कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकारना पड़ेगा। जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, हम सुधरेंगे नहीं। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही किसी पेरेंट को, मैं ये कह रही हूँ जागो पेरेंट्स, जागो और अपने बच्चों को कंपैरेटिव साइट से देखना बंद करो। जब तक तुम्हारा नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक तुम अपने बच्चे को बिल्कुल सही परवरिश नहीं दे पाओगे, उसको जैसा वो है उसमें उसको इनफ फील कराओ, उसको प्राउड फील कराओ, उसके अंदर के टैलेंट को पहचानो। आज जैसे DMIT जैसे टेस्ट भी है, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, बच्चे के फिंगरप्रिंट्स है ना, इससे पता चल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप छोटे बच्चे की 3 साल पे 5 साल पे उसकी काउंसलिंग के लिए लेके जाओ, ताकि एक साइकोलॉजिस्ट उसको अच्छी तरीके से रीड करके अंडरस्टैंड करके आपको गाइड कर सके कि इस बच्चे के अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएं क्या है, और आप उसको पॉलिश करो। फिर आपका बच्चा अपने आप में इनफ भी फील करेगा, कॉन्फिडेंट भी फील करेगा, और वो अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ जिएगा, बिल्कुल सही के साथ जिएगा ना। तो फिर उसको ना दूसरे की चीजें जो इन्फ्लुएंस कर जाती वो नहीं करेंगे, वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो टीनेज स्ट्रगल जो है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे से बहुत सारी जो चीज़ों की नेगेटिविटी की उसके लाइफ में एंटर होने की चांसेस है, वो सब खत्म हो जाएंगे अगर आपने उसके शुरुआती 8 साल, क्योंकि शुरुआती 8 साल आपके आगे के 80 साल तय करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। मैम ये तो हो गई बातें मतलब बच्चों की और बड़ों की। अब मुझे एक बताइए कि इंडिया के अंदर ही ज़्यादा डिप्रेशन क्यों देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू एब्रॉड? US हो गया, इंग्लैंड हो गया, मैं मानता हूँ वहाँ पर भी डिप्रेशन काफ़ी है, लेकिन इंडिया के अंदर ना आप हर दूसरे व्यक्ति के अंदर, हर दूसरे इंसान के अंदर डिप्रेशन देखते हो। कोई किसी चीज़ से डिप्रेस है, कोई अपने रिलेशन से डिप्रेस है, कोई माँ बाप से डिप्रेस है, अगर कोई लड़की है तो वो और किसी फैक्टर से डिप्रेस है। इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर इन चीज़ों को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? देखिए डिप्रेशन तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा डिप्रेशन है, डिप्रेशन हर जगह है। इंडिया में अभी एक्सेप्टेंस कम है, पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, तो आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है। बाहर के देशों में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो डिप्रेशन हर जगह है। ठीक है। और मतलब आप ये देखिए बाहर के देशों में हमारे इंडिया से भी ज़्यादा डिप्रेशन है, क्योंकि इंडिया में तो फिर भी एक जॉइंट फैमिली का कल्चर है। हाँ, सुनने वाले लोग यहाँ पर कुछ तो ऐसा नहीं कि सारी न्यूक्लियर फैमिली है या कोई सुनने के लिए तैयार। यहाँ यारी दोस्ती का ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। मेरे पास इतने इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जहाँ पर उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में पड़ोसी से भी आप बात कर सकते, ठीक है ना, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारों से, चाहे वो कैसे भी है, लेकिन बात करके आप कुछ तो मन हल्का कर ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज इतनी सेल्फ हेल्प है, इतनी सारी ऐप्स है, और इतना सब वर्ल्ड वाइड नॉलेज है, मतलब आप इंटरनेट की वजह से आप कहीं भी किसी भी थेरेपिस्ट से कनेक्ट हो सकते हो कुछ। बट एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है, क्योंकि अभी भी ना एक स्टिग्मा है, टैबू है, बहुत अवेयरनेस भी एक साइड, लेकिन अभी भी एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है जो इसके बारे में अवेयर नहीं है। और जब वो डिप्रेशन बिल्कुल हावी हो जाता है तब जाकर समझ में आता है कि ये डिप्रेशन, जिसे हम कुछ और समझ कर ऐसे ही डालते जा रहे थे। तो एक्सेप्टेंस कम है। मेल्स या फीमेल, जैसे फीमेल्स है तो उनको तो ऐसे भी लेबल कर दिया जाता है, इसके तो रोने जीतने की आदत ही है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ही कमजोर है, ये तो इमोशनली बहुत ही वीक है इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रो रहा है या उसको कुछ इश्यू आ रहे हैं तो इमोशनली वीक है, ये तो डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना अवेयरनेस की कमी है और एक्सेप्टेंस की कमी। तो जब बिल्कुल वो चीज़ बढ़ जाती है, जब सामने आती है, और क्योंकि अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है,
तो केसेस सामने आ जाते हैं, किसी का सुसाइड का केस आ गया डिप्रेशन की वजह से, या वैसे भी किसी की हालत खराब हो गई है, लाइक अब जब पता चलता रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। डिप्रेशन पहले भी था, डिप्रेशन आज भी है, हाँ बढ़ तो रहा है बिल्कुल, ठीक है, और आगे भी जो है ना इसके बढ़ने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का पुअर होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत होती जा रही हैं, सभी लोग घर में वर्किंग है, किसी की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और जो सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई देता है उसको सच मान लेते हैं, और अपने डिप्रेसिव स्टोरीज को शेयर करना, अपने इमोशंस को वेंट आउट करते रहना, इस तरीके से लोगों को लगता है शायद इसी से क्योर होती है, ठीक। जबकि इससे पूरी तरीके से क्योर नहीं होती है। रिलीज करना इट्स ओके, बट केवल आप रिलीज ही करते रहोगे, हीलिंग के लिए कुछ प्रोसेस नहीं अपनाओगे तो वो तो सही नहीं होगा। बिल्कुल। तो डिप्रेशन हर जगह है, बट इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और इन चीज़ों की अवेयरनेस कम है। जॉइंट फैमिलीज भी अगर है तो सारी हीलिंग नहीं देती है, फैमिलीज में सरदर्दी में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ पर पता चला कि देवरानी जिठानी की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बिल्कुल। सास बड़ी डोमिनेटिंग है, किसी घर में नंद आके रह रही है, तो जॉइंट फैमिली की अपनी भी स्ट्रगल है, सारी जॉइंट फैमिली भी हैप्पी फैमिली नहीं है। बिल्कुल सही कह। तो बहुत सारे डिफरेंट डायनेमिक्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है जिसकी वजह से डिप्रेशन अब तरह तरह से हमारे सामने आ। मैम एक आज पॉडकास्ट ख़त्म करने से टाइम पे मैं एक आपसे क्वेश्चन आखिरी पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर कश्यका जैन एज अ साइकोलॉजिस्ट का डेली रूटीन क्या है। मैं चाहूँगा जितना मैं क्यूरियस हूँ आंसर जानने के लिए, मेरे व्यूअर्स भी उतने होंगे, क्योंकि आप जिससे खुश रहते हो, आपका जो लाइफस्टाइल है वो हम लोग सब जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपना डेली रूटीन कैसे लेके चलते हैं। देखिए मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। अच्छा। 4 बजे पूरा 12 महीने, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी टाइम हो, मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है 4 बजे, मतलब बिस्तर छोड़ देना। पौने 4 बजे से मेरे को अवेयरनेस आने लगती है और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली जो मैंने प्रोग्राम किया इतने सालों में, ठीक है, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस ऑटो प्ले हो जाती है, जैसे किसी ने ऑटो स्विच चला दिया हो, तो वो 15 मिनट्स में उसी एक अल्फा स्टेट पे, जब मैं नींद से अवेयरनेस स्टेट में आ रही होती है, तो वो जो एक स्टेट होती है वो अल्फा स्टेट होती है, जिसमें मैं डीपली रिलैक्स और फ्रेश होती हूँ। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस चालू हो जाती है। तो उसको प्रोसेस को, प्रेयर को, आप कुछ भी कह लीजिए, उसे 15 मिनट्स का टाइम लगता है। फिर 15 मिनट के बाद मैं अपने बेड से नीचे उतर के फ्रेश होकर अपना योगा, मेडिटेशन करना, वॉक करना, ये सब, मतलब मेरा 4 से 6 तक मेरा अपना पर्सनल टाइम है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। मी टाइम हो गया। शुरुआत ऐसे करती हूँ। ठीक है। मी टाइम में स्पेशली मैं यही सब चीज़ें अपनी बॉडी से, अपने माइंड से कनेक्ट होने का, उनको ब्लेस करने का और उनको सपोर्ट करने का, ताकि पूरा दिन ये मुझे सपोर्ट, सही बात है, वो शुरू करती हूँ। फिर नहा धो के अपना जो है ना तैयार होकर मुझे क्लिनिक आना होता है, क्योंकि मेरा 8 to 6 क्लिनिक टाइमिंग होता है। ठीक है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मतलब 16 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ ताकि ऑटोफेजी चालू रहे मेरे अंदर। 16 घंटे नहीं खाती हूँ, 8 घंटे के अंदर ही बहुत बैलेंस्ड मील खाती हूँ। तो किस टाइम से किस टाइम के बीच में खाते हो आप? मैं जो है ना 8 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक नहीं खाती हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसके बाद नारियल पानी से शुरुआत करती हूँ, फिर बीच में फ्रूट ले लिया, या जो भी, जैसे अगर गर्मी है तो बेल का शरबत ले लिया, कभी गन्ने का जूस ले लिया। ये आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक ये सब मुझे नहीं जमता है। और ये जो फैंसी चीजें होती है ना, ये सब चीज ड्रिंक्स वगैरह, हाँ ठीक है। मतलब ड्रिंक्स तो ये वाली हार्ड ड्रिंक्स को तो मतलब ही नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेते हो। मतलब मेरे लिए अगर कुछ पीना है तो वो यही है कि आप ना या तो लस्सी पी लो या फिर बेल का जूस पी लो। आप, मेरे को लगता है आप जितने फिट हो, ये सारा यही चीज़ें, जितना आपका खान पान है, जितना अच्छा आपने अपनी डाइट ली हुई है, सब कुछ उसका रिजल्ट है आज। और मैं घर का ही बना हुआ फ्रेश खाती हूँ। अगर मतलब मेरे को सपोज लंच कर, नो जंक फूड, नथिंग नहीं, जो लंच करना है तो वो फ्रेशली मेड होगा, ये नहीं कि सुबह का दोपहर खा लिया। और उसको बहुत तसल्ली से खाती हूँ। मतलब मैं मोस्टली अपना डाइजेशन का कंप्लीट करना 70% मेरे मुंह में ही कंप्लीट हो जाता है, उसको इतना अच्छे से चबाना, ताकि वो फिर मेरे अंदर के सिस्टम को सपोर्ट करे और डाइजेशन जल्दी कंप्लीट हो, और ताकि मेरी बॉडी नेचुरली हीलिंग मोड में जाता रहे। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि बार बार अगर 8 घंटे का आपको मिला है खाने का तो उसमें 8 घंटे में आती उतार दें, नहीं ऐसा नहीं। तो उसमें भी लिमिटेड खाना, जिसमें कि फ्रूट्स और ये, जैसे मैंने आपको बताया, नारियल पानी या किसी भी तरीके का कोई जूस,
या जैसे ऑरेंज हैं तो मुझे ऑरेंजेस इससे ये जो किन्नू आते हैं इससे बहुत पसंद है, जो जूस होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके के लेके वो, वैसे मेरा टाइम जो है वो शाम को 8 बजे तक ख़त्म होता है, लेकिन मैं 6:30 बजे के बाद नहीं खाती कुछ भी। ओके। मतलब मेरे पास मार्जिन रहता है कि अगर कहीं पार्टी में जाना हाँ, कहीं पर भी बहुत जाना अच्छा, वो एक अलग केस हो तो जाए। भाई ऐसे रहे यार। हम्म। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि 6:30 के बाद जब सूरज चला जाता है तो मैं ना खाऊं। ये है, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जैन हूँ तो मैं वो वाला फॉलो करने के लिए नहीं, मतलब बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मेरी बॉडी, जैसे अभी मैं 18 जून को मेरा बर्थडे आएगा तो मैं 44 कंप्लीट कर लूँगी। ओके। तो उसमें ये है कि अगर मुझे सपोज ईश्वर ने मुझे 84 भी दिया है तो 84 में भी मैं आपको ऐसी बैठी हुई दिखा तो उसकी तैयारी मैं अभी से ही कर रही हूँ ठीक है। अपने सिस्टम को सपोर्ट ठीक करने की। इससे क्या होता है कि मैं इतने लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स से मेरे, तो मैं ना बहुत ही एनर्जेटिक फील करती हूँ। मतलब जो मुझे सुबह 8 बजे देखेगा क्लाइंट, वो 5 बजे भी उसी एनर्जी के साथ, उसी फ्रेशनेस के साथ देखेगा। नहीं, मैं देख ही रहा हूँ आज आपको, मेरे को थोड़ा आइडिया। ना एनर्जी के साथ देखेगा। मतलब मेरी कभी वॉल्यूम ऐसे नहीं है कि लो हो रही है या कुछ ऐसे। और होममेड फूड ही खाती हूँ। और अगर जैसे कहीं बाहर भी जाना होता है तो मेरा सिलेक्शन ऐसा रहता है जो मेरी बॉडी फ्रेंडली फूड हो। ठीक है। मतलब आप मैरिज में जाओ तो बुफे है, हाँ जी। आपके पास चॉइस है। हाँ। तो मैं हमेशा अपनी पावर ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करती हूँ कि ये जो खाना है ये भले ही इन्होंने फ्री ऑफर कर रखा है बट जाना तो मेरे अंदर ही है। तो ऐसा नहीं है कि आज बुफे लगाए तो आप कुछ भी ले लो और खा लो। तो उस चीज़ के लिए माइंडफुल रहती हूँ मैं। और कभी भी अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ चल रहा है या कहीं बाहर से कोई बैड न्यूज़ सुनने में आई है और मैं अगर अच्छी इमोशनल स्टेट में नहीं हूँ तो मैं उस टाइम नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो खराब इमोशनल स्टेट, अगर आप किसी वजह से लो फील करो टेम्परेरी, या फिर आपको हल्का सा ऐसे कुछ इरिटेशन हो रही है या गुस्सा हो रहा है जो कि नेचुरल, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस स्टेट में मैं कभी नहीं खाती, क्योंकि उस स्टेट में खाना हार्मफुल होता है। ओके। हाँ, इस तरीके के स्टेट्स में खाना सही नहीं। इससे बेटर है कि आप ना खाओ एक बार, जब आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओ तो आप खाओ। फिर इवनिंग में जब मैं क्लिनिक से जाती हूँ तो मैं वॉक ज़रूर करती हूँ, 1 घंटा वॉक ज़रूर करती हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी फैमिली के साथ, मतलब वॉक जो करती हूँ वो हस्बैंड के साथ और डॉटर के साथ ही करती हूँ, तो उस टाइम हमारा फैमिली टाइम भी हो ही जाता है। ओके। और फिर उसके बाद सोने से पहले फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सोने से पहले मैं फिर से 15 मिनट्स का मेडिटेशन करती हूँ। और मैंने एक मतलब आप भी जैन हो तो आपको पता होगा, हमारी माता जी महाराज जी होते हैं, हाँ जी। मुझे एक मंत्र दे रखा है कि उसको कर कर ज़रूर सोती हूँ। ओके। तो उसमें भी मुझे 20 मिनट्स अराउंड लगते हैं। अच्छा। तो फिर वो सब चीज़ करके दिमाग को बिल्कुल शांत करके बिल्कुल अच्छी तरीके से तब आराम से सो जाती हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा रूटीन सेम ही रहता है। अच्छा। हर दिन अलग फूड आइटम्स बदल जाते हैं। मेडिटेशन कर रही हो तो किसी दिन कोई मेडिटेशन, तो किसी दिन कोई मेडिटेशन, लेकिन बेस वही रहता है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे आप कर रहे हो उससे मेंटल स्टेटस भी बहुत एक कहते हैं ना कि हाँ एक सेट रहता है कि आगे पीछे नहीं होता, कोई प्रेशर भी अगर आता है तो आप नॉर्मली उसको हैंडल कर पाते हो। अब मेरा ना प्रोफेशन ना मेरे लिए वरदान है। मैं बेहद खुश हूँ। अगर आप रात को मुझे 2 बजे भी उठाकर कुछ पूछेंगे ना तो मैं आराम से खुशी खुशी मतलब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाऊंगी, बहुत आराम से, एकदम फ्रेश बिल्कुल। और इसीलिए मेरी नींद जो है वो आप ये देखो कि 5.5 घंटे में मैं इतना अच्छा सो लेती हूँ कि मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा मानो अब 3:45 बजे से तो मेरी वो प्रेयर चालू ही जाती है। मेरे को ना ऐसे 3:30 के बाद ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है तो अवेयरनेस हल्की हल्की सी आने लगती है कि अब मैं उठने वाली हूँ। ठीक है। और वो 3:45 के करीब लगभग तो वो मेरे अंदर वो स्टेट चालू हो जाती है। तो मेरी नींद की रिक्वायरमेंट इसलिए कम हो गई है क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे ब्रेन को शांति रहती है, क्योंकि मैं सारा दिन लोगों को सोल्यूशन देती हूँ। बिल्कुल। मेरे पास लोग आते हैं तो मैं भी तो सीखती हूँ ना कि ये गलतियाँ नहीं करनी। बिल्कुल। तो मेरी हर समय कांस्टेंट लर्निंग चल रही है कि क्या नहीं करना है जिंदगी में जो अनहेल्पफुल है, आपको पेन में लेकर जाता है, और उनको सोल्यूशंस देने के लिए, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुझाने के लिए। क्योंकि जितनी भी हम कॉग्निटिव थेरेपीज करते हैं या लाइफस्टाइल गाइडेंस करते हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं भी तो सुन रही हूँ ना। एग्जैक्टली। तो मेरा जो प्रोफेशन है ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं बहुत ही वैरायटी क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। बिल्कुल। इंटरनेशनल डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट जेंडर्स के साथ काम करती हूँ। मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटीज भी आई गेस जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ आपके पास आते होंगे। हमारे पास बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज सब हैं, बस हम नाम नहीं ले सकते किसी का। हर लेवल का पर्सन है हमारे पास ना। तो क्या होता है उससे ना आपको डिफरेंट हाई अचीवर्स का भी माइंडसेट पता चल रहा है, है ना,
किस तरीके से सोचते हैं, क्या गलतियाँ की, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी इस आदमी ने मतलब 5,000 करोड़ रुपए बना लिए और इससे ये गलतियाँ हो रही थी। ये नेग्लिजेंस की वजह से ये इंसान अब सो नहीं पा रहा है कि रात को पूरी रात करवटें बदलता है, सिर्फ 2 घंटे सोता है। कभी 6 लाख का बेड खरीद के ला रहा है, कभी किसी मतलब हाई क्लास और ट्रेनर को अफोर्ड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब इसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। सही बात है। तो पता चलता है कि इतने बड़े बड़े औहदे के, इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी इस तरीके के इश्यूज आते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके की मिस्टेक्स किए। करी है बिल्कुल। मेरा प्रोफेशन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कांस्टेंट एक लर्निंग का काम करता है, और उससे मेरा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि अगर मुझे सपने में भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरा ब्रेन ना उसे सपने में ही सॉल्व कर लेता है एंड बहुत कम सोकर, ठीक और मैं बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ, एक एनर्जेटिक वो रहती हूँ। ठीक बट मैं एक चीज़ यहाँ बताऊँ, मैं ना ये मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, है। और इसको ट्रेन करने में मुझे भी महीनों का समय लगा। क्योंकि मैम मेरे को जहाँ तक याद है ना, आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट के अंदर ही बोला था कि आपको छोटे होते ना बुली करा जाता था काफी। Yes, वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपने पहला वाला पॉडकास्ट देखा हो या मेरी जोश टॉक देखी हो, तो मैं ऐसी नहीं थी, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, मैंने अपने आप को ऐसा डिज़ाइन किया। डिजाइन का। और मुझे मतलब जब मैं छोटी थी तब से जो पता चलता गया, फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, तो मैंने बहुत सालों तक अपने आप पर मेहनत की थी, और ये सारी अच्छी हैबिट्स डालने के लिए भी मैंने महीनों तक एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड अपनाया कि करना है तो करना है। शुरुआत में अगर आज मैं देखूं 12-13 साल पहले पीछे जाकर, तो मुझे भी आलस आता था सुबह उठने में, ठीक है ना, ऐसा मन करता था दिसंबर का टाइम चल रहा है सोचा, ठीक है ना, लेकिन कि वो जो अंदर की आवाज़ थी, मैंने उसके अगेंस्ट जाकर कि नहीं, उठना है तो उठना है। दिमाग में एक चीज़ फिट थी कि अगर मैं रोज़ करूँगी तो आज जो मेरे लिए मुश्किल है वो कल मेरे लिए आसान हो जाएगा, नेचुरल। तो मैंने एक कंसिस्टेंट एफर्ट से आज अपने लिए वो चीज़ें ईजी और नेचुरल कर लिया। तो आज मेरे लिए भरी सर्दियों में भी अगर बाहर ओले भी पड़ रहे तो भी मेरे लिए सुबह नेचुरली उठना और अपने उसी रूटीन को फॉलो करना एकदम नेचुरल है, मतलब एक फ्लो स्टेट है, मतलब मुझे करना नहीं पड़ता, हो जाता है। मुझे होता रहता है इस तरीके से। तो ये सब आप भी कर सकते हैं अगर कोई भी अगर इतना नहीं attitude करेगा तो। बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर विजडम मैम, आज आप पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।